सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सुमी सुनहरा आफ्टर वेरी 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 लॉन्ग टाइम। आपको तो पता ही है कनाडा में लाइफ कैसी होती है, बड़ी उलझन वाली स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास वर्कर्स के लिए। इसलिए बट चलो कोई बात नहीं। बाकी आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि अगर हम ओंटारियो या किसी अदर प्रोविंस से किसी दूसरी प्रोविंस में मूव करते हैं तो और हमें उसका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, जैसे कि चाहिए होता है गाड़ी चलाने के लिए या फिर गाड़ी लेने के लिए, तो वो कैसे ले सकते हैं और उसके क्या क्राइटेरिया रहते हैं। तो जैसे ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, सभी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में अगर हमारे पास एक लाइसेंस है तो हम पूरे इंडिया में उसे ड्राइव कर सकते हैं, बट कनाडा का सिस्टम डिफरेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम ओंटारियो से मैनिटोबा मूव करते हैं, जैसे कि आपका भाई कर चुका है, तो हमें लाइसेंस कैसे लेना है। तो चलिए लेट्स गो। तो यहाँ पर बात करेंगे आज सिर्फ गाड़ी के लाइसेंस के लिए, बाकी लाइसेंस ट्रक वगैरह के बाद में कभी बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है सबको, ओंटारियो में गाड़ी के लिए 3 लाइसेंस होते हैं, G1, G2 और फुल G। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है मैनिटोबा में कि क्लास 5 क्लास होती हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, और 5 में 3 कैटेगरीज होती हैं, 5 का लर्नर, 5 का इंटरमीडिएट और 5 का फुल लाइसेंस। जैसे कि हमने अगर G1 दिया हुआ है ओंटारियो में, तो उसके बदले में हमें मिलेगा क्लास 5 का एल एल यानी कि लर्नर लाइसेंस। ठीक है ना। तो अगर हमने दिया हुआ है G2, रोड टेस्ट पास करके G2 लिया हुआ है ओंटारियो में, तो उसके बदले में मिलेगा क्लास 5 का इंटरमीडिएट लाइसेंस आई। और अगर हमारे पास फुल G लाइसेंस है ओंटारियो का, तो उसके बदले में हमें मिलेगा क्लास 5 का फुल लाइसेंस, जो कि बहुत ही अच्छा होता है जॉब लेने के लिए। बहुत जगह फुल लाइसेंस मांगते हैं, इंटरमीडिएट लाइसेंस से काम नहीं चलता, बट बहुत जगह चल भी जाता है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर हाँ, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर आने के बाद हम ढूंढेंगे MPI, मैनिटोबा पब्लिक इंश्योरेंस। यहाँ पर होते हैं जो कि ये ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करते हैं और या न्यू इशू करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जहाँ पर आ गए, तो जैसे कि हमारे पास फिज़िकल कार्ड है वहाँ का ओंटारियो का लाइसेंस का। अगर फिज़िकल कार्ड नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जैसे कि हमने रोड टेस्ट क्लियर किया है, वो हमें एक टेम्परेरी लाइसेंस दे देते हैं। इस पे ऊपर 3 महीने की डेट दी होती है। फिज़िकल कार्ड आने में आजकल टाइम लग रहा है बहुत, पता नहीं कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो टेम्परेरी लाइसेंस पे चल जाता है। और हमें वो लेकर वही बात जाना है MPI, वैलिड MPI। गूगल पे सर्च करना है, गूगल मैप्स के MPI नियर मी, और वहाँ पर जाकर उनको कहना है सिंपल कि हाँ भाई मुझे ना ये ओंटारियो का लाइसेंस है मेरे पास और मैंने मैनिटोबा है कन्वर्ट कराना है। वो कहे ठीक है कोई बात नहीं, उनका तो यही काम है। तो मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे लाइसेंस अप्लाई करने के लिए मैनिटोबा में। सबसे पहले तो आपके रेजिडेंसी प्रूफ, 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। 3 में से 2 आपको जमा करने होते हैं, कौन से भी 2 आप कर लो रेजिडेंसी के। सबसे पहले कि आपका आता है एम्प्लॉयर पे स्टब्स, या अगर आप कहीं पर काम करते हो, या फिर एम्प्लॉयर आपको लेटर लिख के भी दे सकता है कि हाँ भाई ये हमारे साथ काम करता है इस एड्रेस पे, और वो चल जाएगा। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा होम लीज़। देखो भाई यहाँ पर कोई भी लीज़ चल जाएगी, जरूरी नहीं कि 1 साल की लीज़ चाहिए, 1 मंथ की भी चल जाएगी, इवन रोज़ की 15 डेज़ की भी चल जाएगी। उनको बस एड्रेस चाहिए और आपका नाम वगैरह, लैंड रोड का सब जो भी लीज़ पे होता है। और तीसरे नंबर पे आता है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है ना। अगर आप जब भी आप यहाँ हो सबसे पहले यही काम करो, आप जहाँ रह रहे हो बैंक एड्रेस चेंज करवा लो उस एड्रेस पे। और हाँ, बैंक स्टेटमेंट पे 2 एंट्रीज मस्ट है यहाँ पर। जैसे आप फॉर एग्जांपल विनीपेग में रह रहे हो, विनीपेग में आपने कोई भी खर्चा किया है तो उसकी 2 एंट्रीज कम से कम उस बैंक स्टेटमेंट पर होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का भी कोई टाइम नहीं है, 1 मंथ की स्टेटमेंट हो, 1 वीक भी हो, कोई चक्कर नहीं है उसका। ठीक है ना। तो भाई रेजिडेंसी प्रूफ के अलावा जो आप डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो है, पहले तो स्टडी परमिट या वर्क परमिट, जो भी परमिट पर आप हो यहाँ पर, पासपोर्ट, और वो आपके ऑन दी स्पॉट फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो बढ़िया कपड़े पहन के जाना भाई। और अगर हाँ एक बात और, अगर आपका ऑथराइजेशन लेटर है, वर्क ऑथराइजेशन लेटर, जैसे कि आपने अप्लाइड स्टेटस पे हो, वर्क या PR जो भी है आपका, और आपका वैलिड जो वर्क परमिट है, स्टडी परमिट है, वो एक्सपायर होने ही वाला है नेक्स्ट 45 डेज़ के अंदर, और आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है, तो उस केस में आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा एक। स्क्रीनशॉट किसका, जस्ट आपने अपने लैपटॉप में अपना GC की अकाउंट लॉगिन करना है,
जहाँ से आपने वर्क परमिट अप्लाई किया था, और ऊपर आपका वैसे जैसे नेम आ रहा हो एप्लीकेंट नेम, नंबर, और सबसे नीचे राइट साइड में जैसे टाइम एंड डेट आता होता है वो उसी मंथ का चाहिए होता है। बस उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा के, और प्रिंट आउट नहीं निकलवाना कोई बात नहीं, वो खुद ही निकाल देते हैं एमपी वाले, और बस उनको वो चाहिए होता है अगर आपका कोई भी स्टडी परमिट या वर्क परमिट नेक्स्ट 45 डेज़ में एक्सपायर होने वाला है। ये हो गया। और उसके बाद ये आपसे पूछेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके बारे में, जैसे कि आपकी हाइट, आपका आई कलर, ये वो नो मैटर। और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे साइन करने के लिए, जिसमें लिखा होगा कि हाँ मैंने ये ओंटारियो का लाइसेंस सरेंडर किया है, मेरे पास ये था। किसी अदर प्रोविंस से आते हैं तो वो वाला लाइसेंस सरेंडर करना पड़ता है जब नया लाइसेंस मिलता है हमें। और बस यही होता है, बाकी थोड़ा ध्यान रखना। और सबसे मेन बात भाई, यहाँ पर ना फ़ीस लेते हैं $75 आई थिंक, अगर हमारे पास U2 लाइसेंस है तो। हाँ, और एक नई बात मुझे पता लगी है, जैसे ओंटारियो में तो हमने लाइसेंस बनाने वक्त एक बार फ़ीस देती है, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसे होता है जैसे कि डिफरेंट प्रोविंस डिफरेंट रूल्स उन्होंने मुझे बताया। और यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट साइन करते हो ना, वहाँ पर ऊपर लिखा होता है एनिवर्सरी डेट, एनुअल एनिवर्सरी डेट। तो वहाँ पर देखना ध्यान से, वो होती है आपके बर्थडे के 4 महीने बाद वाली। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 30 अगस्त को बर्थडे है, तो वहाँ पर लिखा होगा 30 दिसंबर। तो उस डेट को हर साल मुझे वही $75 पे करने को, या जो भी एलिजिबल अमाउंट है, मतलब जो भी वो अमाउंट डिसाइड करेंगे और हमारे लाइसेंस के हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से, वो हमें पे करनी है हर साल, ठीक है ना भाई। तो अभी तो मैंने बनाया है, जैसे अभी अप्रैल है, अप्रैल एंड है, तो अप्रैल से दिसंबर, या अभी उनने मुझसे चार्ज किए $58, और दिसंबर 30 को मुझे फिर से देने पड़ेंगे $75, और ये हर साल देने पड़ेंगे। मैंने उनसे पूछा था, तो भाई ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है हर साल वाली, तो इसको भाई ध्यान में रखना। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे ले लेंगे आपसे, रसीद दे देंगे आपको, और आपको इस टाइप की पर्ची दे देंगे जो कि होगी आपका हमारा टेम्परेरी लाइसेंस। और कहते हैं कि ये 1 मंथ के अंदर अंदर ये बाई पोस्ट आ जाता है हमारे घर पर। और हाँ भाई, जो मैंने आपको कहा था ना स्क्रीनशॉट लेना है एज ए डॉक्यूमेंट, वो वाला वर्क ऑथराइजेशन वाला, उसका ये बेनिफिट होगा कि हाँ अगर हमारा जैसे स्टडी परमिट और वर्क परमिट नेक्स्ट 30 डेज़ में या 45 डेज़ में एक्सपायर होने वाला है, तो ये हमें फ़िज़िकल कार्ड नहीं भेजेंगे, हमें बस ये टेम्परेरी लाइसेंस ही रहेगा हमारे पास, जब तक हमारा अगला लाइसेंस जैसे कि G2 के बंच जाता है वो अपडेट नहीं होता, और हमारे पास लाइसेंस नहीं आएगा, यही वैलिड रहेगा। बाकी यही सब था भाई, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बस डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना सब। और कुछ अगर आपको नहीं समझ आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन आपका ही है, जैसे मर्जी पूछ लेना, मैसेज करके, कमेंट करके। तो और चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो जब टाटा बाय बाय।